नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक ई एजेंडा का एक और संस्करण है। और अब हम बात करने जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से। बहुत स्वागत है सर आपका। दरअसल जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का तेल खत्म हो गया और अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से रोज रोज घोषणाएं की जा रही हैं कि किसके ऑयल टैंक में कितना कितना पेट्रोल भरा जाएगा। तो ये जो 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के उस आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र की ओर कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान कोरोना के इस काल से निकलते हुए? देखिए, हम लोग पूरा आश्वस्त है और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ना कि इस कंटेम्पररी क्राइसिस से उभरना, उससे अलावा लंबे समय तक भारत को वैश्विक स्थिति में, ग्लोबल सिचुएशन में एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत अभियान उन्होंने शुरू किया है। उसके लिए पूरा स्पष्टता है, उसकी पूरा डिटेलिंग है, उसकी पूरा रणनीति बनी है। चरणबद्ध तरीके से उसकी क्रियान्वयन भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। एक लोगों को बहुत लगा कि अगर कोरोना के इस समय में लोगों के पास वो एलपीजी कनेक्शन नहीं होता जो आपकी उज्ज्वला स्कीम से आया, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती उन घरों में। आपके कई जो गैस डिलीवरी वाले एजेंट्स रहे, जो लड़के रहे, वो भी एक तरह से कर्मवीर के तौर पर ही इसमें नजर आए। तो उज्ज्वला की एक तरफ वो चीजें हम देखते हैं, दूसरी तरफ इस दौरान कई और भी ऐसे लोग जिनके यहां नहीं पहुंचा होगा। आपको लग रहा है कि उस गैप को भी खत्म करने के लिए अब सरकार आगे बढ़ेगी उसकी उपयोगिता को देखते हुए? देखिए, मैं आपका आभारी हूं। आपने इस क्राइसिस में, इस संकट की घड़ी में उज्ज्वला की महत्व को प्रधानमंत्री जी ने एक कमर्शियल कमोडिटी को एक वेलफेयर स्ट्रैटेजी में परिवर्तित किया। जब उज्ज्वला शुरू हुई थी, और न केवल उज्ज्वला, देश में जब प्रधानमंत्री जी 14 में जिम्मेवारी लिए, उस समय में 14 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर थे। लगभग हाउस होल्ड की 55% लोग उज्ज्वला कंज्यूमर थे, एलपीजी कंज्यूमर थे, जो आज बढ़ के उज्ज्वला के साथ साथ एलपीजी कंज्यूमर संख्या 95% हो चुका है। आपने सही फरमाया, रोज 55 से 60 लाख डोर डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की किया जाता है। उसमें से 8 करोड़ उज्ज्वला हिताधिकारियों को 3 महीने में जितने भी उनकी कंजम्पशन होगी फ्री गैस दिया जाएगा। उस काम पे भी तेजी से काम किया जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि आबादी की कोई हिस्सा इस स्कीम से छूटा हुआ है। जो थोड़ा किंचित नंबर छूटा हुआ है, उनको भी धीरे धीरे, जिस प्रकार के उज्ज्वला ने और एलपीजी ने एक विश्वसनीयता पैदा किया है, एक सामाजिक अर्थनैतिक कैटलिस्ट बन गया है, निश्चित रूप में बाकी हिस्सा भी धीरे धीरे एलपीजी नेटवर्क में जुड़ जाएगी। धर्मेंद्र जी, एक और चीज को लेकर थोड़ा सा असमंजस रहता है, वो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एलपीजी जो है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट माना जाए अगर हम बाकी तेल देखें तो ऐसे में अगर पूरी दुनिया में मांग तेल की कम है तो क्या एलपीजी पर किसी तरह का संकट? नहीं, एक सही बात आपने कहा, सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो क्रूड ऑयल से बाकी कई प्रकार की कमोडिटी बनती है, उसमें से एलपीजी हम भारत में अपने रिफाइनरियों की जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग, हमारी जो ज्यादा खपत होती है डीजल, पेट्रोल, इसको हम बनाते हैं। निश्चित रूप में आपका जो असेसमेंट सही है। जब बाजार में अभी डिमांड ही नहीं रहा है, तब एलपीजी की कैसे आपूर्ति हो रहा होगा। इसीलिए हमारी जो अच्छे संबंध है पड़ोसी देशों के साथ, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के साथ, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतार, ऐसे सारे देशों में हम पहले से इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब भी प्रधानमंत्री जी ने पहले प्रारंभिक दिनों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं की घोषणा किया, उसमें एलपीजी को और उज्ज्वला को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और कुल मिलाकर हमें मालूम था डिमांड बढ़ेगी। हम लोगों ने अपने संपर्कों को यूज करते हुए उन देशों से हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, हमारी रिफाइनरी से जो आपूर्ति घटेगी और हमारी जो बढ़ी हुई डिमांड, अभी जैसे अभी इन दिनों में पेट्रोल डीजल की खपत अप्रैल महीने में लगभग उड़ चुका है, नगण्य हो चुका है। उस समय में एलपीजी की डिमांड 20-25% बढ़ा है।
उसको पूरा उस सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए हमने अपना इंपोर्ट भी बढ़ाया और हमारी नेटवर्क को पूरा चूज करके रखा है। पर ये जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े, एक तरफ पता चला कि पूरी दुनिया में तो नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उसके बाद टैक्स पे टैक्स लगते चले गए। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो 20 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज है उसमें सबकी जेब कट कट के ही वहां पर जाए। देखिए, कहीं हम लोगों ने कोई बोझ जनता के ऊपर नहीं डाला है। जब डिमांड ही नहीं रहा था तब उसको ध्यान में रखते हुए हमने मार्च से थोड़ा पेट्रोल की दामों में अपना जो मार्केटिंग फ्रीडम की प्रैक्टिस है, जो नीति है, उसमें एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्राइस को, हमें मालूम है आज के दिनों में जो एक अबनॉर्मल प्राइस हमारे सामने है ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं है। डिमांड जब फिर आएगी फिर दाम आज यूजुअल होने की ओर जाएगा। उस समय में ध्यान में रखते और दुनिया की चैलेंज को सामने करते हुए जब दिक्कत रहती है आदमी अपना जेब को टाइट करता है और उसको खर्चा फूक फूक के करता है। हमने कुछ पैसा बचाया तो आज अर्थनीति को गति देने में, लोगों को और सेवा करने में, कोरोना की हेल्थ केयर सिस्टम, कोरोना में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना में गरीबों को मदद करने में ये काम पे आएगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, जो दुनिया में जिस तरीके से हमने क्रूड के दामों को कम होते हुए देखा, क्या उसको लेकर, कुछ स्टॉक को लेकर कुछ सरकार ने उस हिसाब से भी विचार किया था? देखिए, इन दिनों में जब क्रूड प्राइस की दाम घटी, भारत में हमारी जो स्ट्रैटेजिक स्टोरेज फैसिलिटी 3 जगह पे था, वाइजाग, पादूर कर्नाटक की और मंगलूर, तीनों स्ट्रैटेजिक स्टोरेज की अल्टीमेट कैपेसिटी को हम लोगों ने भरा। हम लोगों ने 8 मिलियन मेट्रिक टन तेल समुद्र में जहाज के अंदर खरीद के लो प्राइस में खरीद के रखा है। ये न्यू स्टोरेज फैसिलिटी हमने ऐड किया है। भारत में लगभग 25 मिलियन मेट्रिक टन की स्टोरेज फैसिलिटी है, प्रोडक्ट के रूप में और क्रूड ऑयल के रूप में रिफाइनरियों के पास रह सकता है। कुल मिला के 38 मिलियन मेट्रिक टन सस्ते दामों की तेल हम लोगों ने गच्छित रखा है। जनवरी की दाम और अप्रैल की दामों में जो अगर हम कैलकुलेशन करें, 25,000 करोड़ रुपया की फायदा भारत की जनता को हुई है। सस्ते में हमने तेल को रख पाया। जितना तेल हमने रखा है लो प्राइस में, उसकी अगर हम आगे यूज करेंगे, वार्षिक हमारी आवश्यकता की 1/4 आवश्यकता उतना तेल हमने गच्छित रख दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से आत्मनिर्भरता की बात की गई, स्वदेशी की बात की गई। उन्होंने कहा लोकल को लेकर वोकल हो जाओ ताकि दुनिया में हमारी लोकल जो चीजें हैं उनका भी डंका बजने लगे। आज की परिस्थितियों को देखते हुए, अब मैं आपके मंत्रालय से थोड़ा अलग हटकर आना चाहती हूं कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना के खिलाफ जो इतना बड़ा संघर्ष है, पूरी सारी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, आपको लगता है हम उस परिस्थिति में हैं जहां हिंदुस्तानी स्वाभिमान इसे लेकर जागेगा और हिंदुस्तान जो है आने वाले दिनों में वाकई अपने स्वदेशी से दुनिया में डंका बजा सकता है? निश्चित रूप में अभी भी कई सारा, अभी आप देख रहे होंगे भारत 120 देशों को दवाई पहुंचाती है। ये कभी कभी सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगता है। अमेरिका से लेकर विश्व की तमाम देशों को, बड़े बड़े आर्थिक शक्ति वाले देशों को भारत दवाई पहुंचा रही है, मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचा रही है। यह संभव है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट पे फोकस करो, बाजार, भारत की बाजार की अपने आप में इतनी ताकत है। मैं आपको एक तथ्य शेयर करूं। एक समय था 4-5 साल पहले हमको कच्चे तेलों को प्रीमियम देके खरीदना पड़ता था। आज हम डिस्काउंट में तेल ले रहे हैं। इसकी एक प्रमुख कारण है भारत की बाजार की ताकत। दुनिया को मालूम है भारत में जिस प्रकार की कंजम्पशन, जिस प्रकार के हेल्थ इंडेक्स बहुत पॉजिटिव स्तर पे हैं। यूएन जैसे संस्थाओं ने भारत की इस प्रबंधन को एक प्रकार से एक वैश्विक ग्लोबल मॉडल करके मोदी जी की मॉडल को ग्रहण किया है। उस समय में भारत की बाजार में अपने में बहुत ताकत है। उसको अगर हम अपनी आवश्यकताओं को अपने उत्पादन से खपत कर पाएंगे, निश्चित रूप में हम अपने आस पड़ोस और कम क्रय शक्ति वाले अर्थनीति में हम अपना सप्लाई चेन को बना के रख पाएंगे। ये पूरा संभव है, ये हम करने वाले हैं।
आपको लगता है कि जो मेड इन चाइना ने जो जगह अपनी बना रखी है पूरी दुनिया में, मेड इन इंडिया, सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन इंडिया, उसको चुनौती दे सकता है? देखिए, प्रायोरिटी है हमारी देश में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम बाहर के देशों के ऊपर निर्भर ना करें। हम उस उत्पादन की शक्ति इतनी ही प्रोफेशनली साउंड करें कि हम ग्लोबल कंपटीशन में, ग्लोबल सप्लाई चेन पे अपना हिस्सेदारी रख पाए। मैं भारत की मानव शक्ति, भारत की जो नौजवानों की हुनर, भारत में ऊपर जो नेचुरल रिसोर्स है, भारत की जो अंतर्निहित अर्थनैतिक व्यवहार के तरीके हैं, उसमें से निश्चित रूप में हम एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस क्राइसिस को हम आत्मनिर्भर भारत की अभियान में एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करना है। अब मैं जरा उन तस्वीरों की तरफ भी धर्मेंद्र प्रधान जी आना चाहती हूं जो पूरा देश देखकर बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, उन मजदूरों की तस्वीरें। आप बड़े नाराज थे कांग्रेस शासित राज्यों से कि वो अपने मजदूरों को चाहते ही नहीं है कि वो वापस आ जाएं। आपको लग रहा है कि ये जो सड़कों का कोहराम है वो केवल उन्हीं राज्यों से तक सीमित है, या फिर उनकी भूमिका किस तरह से आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, मैं श्वेता जी, मैं आज इस दिन में नाराज किसके ऊपर हो जाऊंगा, नाराज क्यों हो जाऊंगा? मैं निश्चित रूप में हम सब व्यथित है कि इस प्रकार की स्थिति में, देखिए, सबकी राजनीतिक विचारधारा अलग है, सबकी राजनीति भी अलग है, लेकिन देश अभी एक विचित्र स्थिति में गति कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश में एक नई आत्मविश्वास खड़ा कर पाए हैं। देश एकजुट है, सारे भेदभाव को छोड़ के एकजुट है। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये कहां जाएंगे? हम उनको अगर अपने घर में, ये कोई अर्थनैतिक कारण से सिर्फ माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी जो लौट के जा रहे हैं, कभी अर्थनैतिक कारण से आए थे, लेकिन अभी एक भावनात्मक कारण से वो अपना घर लौट रहे हैं। जहां वो थे वहां काम बंद था, विश्व में काम बंद है, देश में काम बंद है, वहां भी काम बंद है। उनको मालूम है काम हो जाएगा। वहां की कारखाना की जो लोग हैं उनको उन्होंने समझाया भी कि भाई रुको, काम आगे होने वाला है। मैं 2-3 राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, मैं उड़ीसा से आता हूं, काफी सारे लोग माइग्रेंट लेबर उड़ीसा से भी आते हैं। मैंने कई मुख्यमंत्रियों को अनुरोध किया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के साथ में हम मिलकर अनुरोध किए कि भाई हमारे लोगों को थोड़ा लौटाने का व्यवस्था करो। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमने देखभाल ठीक किया है, हम उनको रखना चाहते हैं, वो रहे, हम सारे व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो सामान्य लोगों की जो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था को हमको ध्यान देना पड़ेगा, वो घर लौटना चाहते हैं। घर लौटते हुए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय सही किया, उनके लिए ट्रेन उपलब्ध कराया। हम सभी की जिम्मेवारी है उनको ससम्मान घर लौटा के ले जाएं, उनको वहां ठीक से देखभाल करके रखें। वहां भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सब हुनर वाले लोग हैं, लौट के वो फिर आके उन राज्यों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी देश की ये गरीब जनता, आखिर ये जो लॉकडाउन में, श्वेता जी, मैं आपको कभी अभी लघु में कह रहा था कि आपको दिखते हैं, हम थोड़ा चिंतित होते थे कि मेरा आप लोग पत्रकार की जगत के लोग हमको खबर देने के लिए क्या क्या मेहनत नहीं करते हैं। हम लोग तो घर में रहे, लेकिन इस लॉकडाउन को हमको सेवा देने में कौन काम किया, सप्लाई चेन को कौन मेंटेन किया? गरीब मजदूर काम किया। अगर वो थोड़ा गाड़ी ट्रेन चलने के बाद घर जाना चाहते हैं, हम क्या संवेदनहीन हो जाएंगे? हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे, उनको घर भी ना पहुंचाएं? राज्य सरकारें जो ट्रेन नहीं ले रहे हैं वो लेना चाहिए, इसके दुख हमें है। नहीं, चूंकि धर्मेंद्र जी, ये सारे मजदूर जो निकले थे अपने घरों से, वो रोजगार की तलाश में ही निकले होंगे सालों पहले जब भी निकले। आज अगर वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में आप एक ऐसी परिस्थिति देखते हैं जहां पर शायद जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन की जो इजाजत दी गई, वहां पर मजदूरों की कमी भी सबको महसूस होगी? तब क्या होगा? तब कैसे करेंगे आप उस रिवर्स पलायन को? देखिए, किसी को तो जबरदस्ती भी तो रखा नहीं जा सकता है। तो सामान्य आदमी वहां उस राज्य में रह के उस राज्य की अर्थनीति में गति दिया है, क्या उसकी मन की भावना को हम सम्मान ना देंगे? उसकी इमोशन को कोई कदर नहीं करेंगे? वो कह रहा है मैं लौट के आ रहा हूं, कुछ लोग लौट के भी नहीं आएंगे। उस लेबर मार्केट की जो नेचर है और कोई उसको भरपाई कर देगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा कि जान या जहान, किसको प्रायोरिटी दे? पहले जान को प्रायोरिटी दे। बाद में उन्होंने कहा जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। ये मॉडल आज ग्लोबल मॉडल बना हुआ है
ये सारे कारोबार में मजदूर की, कामकाजी लोगों की, मेहनतकर्ता की एक भावना है, उसको हमें जो उत्पादनकारी राज्य है और जहां से आते हैं दोनों को मिलकर उसकी सहूलियत के लिए रास्ता देना पड़ेगा। आखिर में आते आते मैं आपके मंत्रालय पर एक बार फिर आना चाहूंगी और लोगों के मन के उस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग अभी तक तो लॉकडाउन की वजह से घर में थे, लेकिन घर से निकलेंगे, उनके स्कूटर, उनकी गाड़ियां वापस चलेंगी, दामों को लेकर क्या इस समय कुछ समझ में आ रहा है? कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जिस तरह की उथल पुथल मची है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बदली हैं, क्या हिंदुस्तान में लोग आश्वस्त रह सकते हैं कि ये महंगाई की भार उन पर नहीं पड़ेगी? देखिए, हम पूरा कोशिश करेंगे। भारत की इस अर्थनैतिक स्थिति में आपने सही शब्द लगाया, एक उथल पुथल हो चुका है, एक अस्वाभाविकता आई है। ऑयल की कारोबार में, तेल की कारोबार में इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं आई थी। जो जानकार, जो एक्सपर्ट, जो इतिहासकार है ऑयल की दुनिया के, वो सभी कहते हैं इस प्रकार की स्थिति, लो डिमांड और सरप्लस प्रोडक्शन कभी नहीं हुई थी। निश्चित रूप में भारत उसको सही काम पे लगा रही है, अर्थनैतिक विकास में लगा रही है। आखिर रास्ता बनेगा, प्रोजेक्ट चलेंगे, किसानों को मदद किया जाएगा, गरीबों को मदद किया जाएगा, मुफ्त में खाद्यान्न दिया जाएगा। इस मूल्य को कहीं ना कहीं प्रबंधन करना पड़ेगा। ये लोगों की काम पे आ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे सामान्य लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी, हमसे बातचीत करने के लिए और लोगों को यह आश्वासन देने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन 4 के बारे में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन लोगों को अभी और डिटेल्स का इंतजार है और इस तरह के आश्वासन से घर से निकलने से पहले उन्हें काफी सुकून मिल सकता है। बहुत धन्यवाद।